हमारे साथ ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघव शरण शर्मा जी हैं। आप भारतीय इतिहास के अध्येता, मर्मज्ञ और जितनी भी राजनीतिक विचारधारा हैं उसके बहुत ही विख्यात टिप्पणीकार हैं। आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण सभी का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और राम मनोहर लोहिया के संबंध में तो आपने विशेष अध्ययन किया है, शोध किया है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भारत की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो आम जनता को आर्थिक आज़ादी देने के लिए, एक समतापूर्ण समाज व्यवस्था कायम करने के लिए लड़ी गई थी और संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा है कि हम भारत को एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने जा रहे हैं। किंतु स्थिति ये है कि आज 77% आबादी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ही लगभग 20 रुपये प्रतिदिन से नीचे पे गुजारा कर रही है और जो सकल घरेलू उत्पाद है देश का लगभग 116 लाख करोड़ का, उसका 70% मात्र 8,200 परिवारों में सिमट गया है। और गरीबी अमीरी के बीच अंतर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत के संविधान में तो लिखा है कि गरीबी अमीरी का अंतर कम किया जाएगा, उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से बंटवारा होगा ताकि उसका सामूहिक लोगों का हित साधन हो और आर्थिक व्यवस्था ऐसी चलेगी जिससे कि धन और उत्पादन साधनों का चंद हाथों में केंद्रण ना हो। और ये सारी बातें समाजवाद की बातें हैं। तो जो समाजवाद की बात भारत के आज़ादी की लड़ाई में कही गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब रूस से लौटे थे तो समाजवाद की बात कहना शुरू किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस का समाजवादी धड़ा था और साम्यवादी धड़ा था, उसके अग्रणी नेता थे। आज़ादी के बाद राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण दो समाजवादी नेताओं के रूप में बहुत ही विख्यात रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ यह है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी को उन्होंने प्रभावित किया और जो समाजवादी जितने भी आज नेता हैं भारत में, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हैं, रामविलास पासवान हैं, मुलायम सिंह हैं, ये सब उसी समाजवादी जो आंदोलन था उससे निकले हुए हैं। समाजवाद की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की है और उसमें वर्ग संघर्ष के द्वारा समतापूर्ण समाज व्यवस्था कायम करने की बात कही गई है। उनका कहना था कि ये समाज वर्गों में बटा है, किंतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना था कि समाज जातियों में बटा हुआ है। तो अब ये है कि जो समाजवादी हैं वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बड़े बड़े पदों पे रहे हैं और सरकारें बनी हैं उनकी, किंतु समाजवाद कहीं ज़मीनी स्तर पे देखने को नहीं मिलता है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो भारत में पूरा समाजवादी आंदोलन है और जो पूरी समाजवाद की बात कही जाती है और जो वास्तविक समाजवाद की जो बात कार्ल मार्क्स ने कही है, इसमें कहाँ पे अंतर है और क्या कारण है कि आज हम बोलने को तो समाजवाद की बात करते हैं किंतु बिल्कुल उसके विपरीत हमारी जो आर्थिक दशा है देश की और समाज की वो जा रही है। तो श्री राघव शरण शर्मा जी से आग्रह है कि वे इस विषय में अपनी पूरी की पूरी जो भी चिंतन है, जो विश्लेषण है, वो हमें बताएं। 1930 के दशक में दो नए तत्व भारतीय राजनीति में आए। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के नेतृत्व में जो चल रहा था स्वराज पार्टी का आंदोलन, वह विफल हो गया। हाउस में जाकर के वो लोग ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो वो दल वाले भी 1928 आते आते कांग्रेस में वापस लौट गए। और गांधी जी जो तिलक के असहयोग और तिलक के सिविल नाफरमानी, सत्याग्रह, इस हथियार से जो चला रहे थे, तो वह भी चौरी चौरा कांड के बाद कुंद हो गया, रुक गया।
तो जब कांग्रेस की दोनों धाराएं बंद हो गई, उस समय भारतीय राजनीति में दो नए तत्व आए। एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और दूसरा समाजवाद। भगत सिंह के फांसी पड़ने के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी समाजवाद की ओर आ गए। तो 1934 से कांग्रेस की चालक विचारधारा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हो गई, समाजवाद हो गई। और 34 के पहले तिलक का उग्र राष्ट्रवाद कांग्रेस की चालक विचारधारा थी, लेकिन 34 के बाद कांग्रेस की चालक विचारधारा समाजवाद हो गई। उस समय समाजवाद के तीन बड़े व्यक्तित्व थे, एक एम.एन. राय और दूसरा सुभाष चंद्र बोस और तीसरा जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की, मगर इनके आशीर्वाद से कांग्रेस के अंदर एक फोरम का गठन हुआ जिसको कांग्रेस समाजवादी दल कहा गया। कांग्रेस समाजवादी दल के बड़े नेता आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। उस समय यह माना जाता था कि नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी। लोहिया भी मार्क्सवाद से 39 तक प्रभावित रहे। उनके जो लेख हैं वो बिल्कुल उदाहरण हैं कि वे सब यूरोप से मार्क्सवाद से प्रभावित होकर आए थे। लोहिया की पढ़ाई लिखाई भी जर्मनी में हुई, जयप्रकाश नारायण की अमेरिका में हुई थी। जयप्रकाश नारायण ट्राटस्की से प्रभावित थे और लोहिया रोजा लग्जमबर्ग से प्रभावित थे, जर्मनी के। तो और नरेंद्र देव इसी देश के थे, वो विदेश पढ़ने नहीं गए थे। 39 ईस्वी 1939 ईस्वी त्रिपुरी कांग्रेस एक विभाजक रेखा साबित हुआ। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने जब गांधी के प्रतिनिधि पटाभी सीतारामैया को परास्त कर दिया, तो तिकड़म और जोड़ तोड़ के सहारे गांधीवादियों ने नेहरू को अपना उत्तराधिकार घोषित कर नेहरू के माध्यम से कांग्रेस समाजवादी दल को अपने तरफ खींच लिया। तो जब लोग नेहरू के माध्यम से गांधी के नजदीक हो गए तो वर्ग संघर्ष इनका धुंधला हो गया और क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य भी धुंधला हो गया। और जब वर्ग संघर्ष शिथिल हो गया, क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य धुंधला हो गया, तो कांग्रेस समाजवादी दल में फिर दरार आना शुरू हो गया और उसके कई पोल हो गए। एक पोल अशोक मेहता का था जो नेहरू से ज़्यादा नज़दीक हो गए। उनका थीसिस आया पिछड़ी अर्थव्यवस्था की मजबूरियाँ, और वो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करने लगे। एक धड़ा मीनू मसानी का था जो कॉरपोरेट समाजवाद की बात करने लगे और टाटा के पार्टनर हो गए। दूसरा धड़ा संपूर्णानंद और अच्युत पटवर्धन का था जो वेदांती समाजवाद की बात करते थे, मगर वेदांती समाजवाद को कभी परिभाषित नहीं किए। तो इस परिस्थिति में अब जब यूसुफ मेहर अली मर गए, मीनू मसानी टाटा के नौकरी पकड़ लिए और अशोक मेहता कांग्रेस के अंदर वापस आने की दिशा में बढ़ने लगे, तो सोशलिस्ट पार्टी के अंदर दो धारा हो गया, एक गुट जयप्रकाश नारायण का और दूसरा लोहिया का। जयप्रकाश नारायण भी सर्वोदय में चले गए, तब बड़े नेता में एक लोहिया ही बच गए। तो इस तरह से लोहिया ही एकमात्र व्यक्ति रह गए जो अपने को समाजवादी कहते रहे। जो आदमी लोहिया से मिले हैं या उनके साथ काम किए हैं, मुझे भी थोड़ा दिन उनके साथ रहने का मौका मिला। लोहिया का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि बिना लोहिया से प्रभावित हुए कोई व्यक्ति नहीं रह सकता था। इतना हंसमुख, इतना बेतकल्लुफ, इतना आत्मीयता से भरे हुए, इतना जौली, खुशमिजाज और इतना सहज कि जो भी एक बार लोहिया के पास चला जाए या उनकी रचना पढ़ ले तो वह उनका मुरीद बन जाएगा, उनका प्रशंसक बन जाएगा। कि लोहिया जी का व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। राजनीति के बाहर समसामयिक समाज के जो सरोकार थे वहाँ तक उनका फैला हुआ था। सांस्कृतिक पक्ष भी उनका बहुत मजबूत था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि उनको सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक परंपरा
में अवगाहन का मौका मिला था और सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक परंपरा के अवगाहन से उनका व्यक्तित्व ऐसा हो गया कि उनका पृष्ठाधार जो सांस्कृतिक था बड़ा मजबूत रहा और उसमें राष्ट्रवाद भी रहा और जनपक्षधरता भी रहा। तो लोहिया जी की यही विशिष्टता है कि जहाँ दूसरे समाजवादी नास्तिक ऐसा व्यवहार कर रहे थे, लोहिया जी बहुत दृढ़ता से भारतीय संस्कृति के पक्ष में खड़े थे और यह एक आपवादिक गुण था। लोहिया जी के बारे में अध्ययन करते समय हम निरपेक्ष होकर अध्ययन नहीं कर सकते। उस समय की जो समसामयिक परिस्थिति थी, उस समय के जो सामाजिक हलचल था, उसको काट करके लोहिया जी को नहीं समझा जा सकता है। भगत सिंह का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक तरफ चल रहा था, दूसरे तरफ गांधी जी तो रचनात्मक काम में डाइवर्ट हो गए थे राजनीति छोड़ के, फिर भी उसकी गूंज हवा में मौजूद थी। और सुभाष चंद्र बोस ऐसा चमत्कारिक व्यक्तित्व था, स्फूर्ति देने वाला, जुक्कों में करंट भरने वाला, और बड़े बड़े प्रचंड किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन चारों तरफ चल रहे थे। मजदूर फ्रंट पर मिर्जाकर थे, सौगत राय थे, बसामन सिंह थे, और किसान फ्रंट पर मुजफ्फर अहमद थे, स्वामी सहजानंद थे, इंदुलाल जागीर थे, एनजी रंगा थे, जनरल शर्मा थे, राहुल संकीर्तन थे। तो पूरा देश हलचल में मचा गुथा हुआ था, गुम्फित था, अंतर्गुम्फित था वातावरण। उस वातावरण के प्रभाव से लोहिया जी निरपेक्ष नहीं रह सकते थे और 39 जो विभाजक रेखा साबित हुआ समाजवाद के इतिहास में, उसके एक पार्टी लोहिया जी भी थे। लोहिया जी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के झगड़ा में पड़ना नहीं चाहते थे और अपने साथियों को मना किए कि इसमें पढ़ना उचित नहीं है। और जब आप लोगों ने तय कर लिया है कि सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया जाए, तो फिर यह भी तय कर लीजिए कि अंत तक निभाइएगा, और बीच में छोड़ के भाग जाइएगा तो यह अन्याय होगा। सुभाष चंद्र बोस के साथ ललकार करके उनको आगे बढ़ा देना और फिर धोखा दे देना, यह नैतिकता नहीं होगी। तो यह पहले तय कर ले कि जब सुभाष चंद्र बोस के साथ जाएंगे तो इसका नतीजा निकलेगा कि गांधी से हमारी लड़ाई होगी, और गांधी से लड़ने को हम तैयार हैं तो सुभाष के साथ देना ठीक है। और कहीं गांधी से लड़ाई हो जाने पर सुभाष को दगा दे दें तो यह अनैतिक काम होगा। यह सोच करके लोहिया जी वोटिंग में भाग नहीं लिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले पहला दौर को जो वोटिंग चला पटाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस का, उसमें सुभाष चंद्र बोस के साथ दिए। मगर जब पंत का प्रस्ताव आया और गांधी जी के इज्जत का सवाल हो गया और सुभाष की जीत गांधी की हार मानी जाने लगी, तब पंत का दूसरा प्रस्ताव आया कि ठीक है सुभाष चंद्र बोस जीत गए, कोई बात नहीं, लेकिन वर्किंग कमेटी जो बनाए वो गांधी के राय से। इस पर सारे कांग्रेस समाजवादी पलटी मार दिए और वो लोग गांधी के तरफ चले गए। तो जो लोहिया जी को अंदेशा था ठीक वही हुआ। सुभाष चंद्र बोस के साथ जो दगाबाजी हुई, यह लोहिया जी को नागवार गुजरा। वो पहले ही से मना कर रहे थे कि हम लोग को न्यूट्रल है तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। इस तरह के यह लोहिया जी के विशिष्टता थी। साफगोई पंथ था, बेलोस पंथ था, बेलाग थे। तो यह लोहिया जी का दूसरा पक्ष क्या है कि लोहिया जी समाजवादी दौर में 3 के बीच झूल रहे थे। एक कलकत्ता में लोहिया जी का भी घर था, सुभाष चंद्र बोस भी थे, तो सुभाष चंद्र बोस के सानिध्य में रहने का उनको मौका मिला था। दूसरा, नेहरू के साथ आनंद भवन में रहते थे। सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो नेहरू को प्लानिंग कमीशन का इंचार्ज बनाया और नेहरू ने जयप्रकाश लोहिया ऐसे लोगों को शरीक किया। लोहिया जी परराष्ट्र विभाग देखते थे, जयप्रकाश नारायण सड़क विभाग देखते थे। तो इस तरह से लोहिया जी को मौका मिला नेहरू के भी नज़दीक होने का और सुभाष चंद्र बोस के भी नज़दीक होने का। और अब जब गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तीनों 3 रास्ते पर जब चलने लगे तो लोहिया जी के सामने यह धर्म संकट आ गया। लेकिन यह धर्म संकट शीघ्र दूर हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का हस्तक्षेप हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के हस्तक्षेप में सारे लोग चाहे अनचाहे, जाने अनजाने,
जेल में चले गए। तो जेल में चले जाने के बाद राजनीतिक मोर्चे पर ठंडापन आ गया। तो यह पक्ष लेने का टाइम खत्म हो गया। जेल से जब बाहर निकले तो सुभाष चंद्र बोस विदेश चले गए थे, उनका कोई अता पता भारत में नहीं था। तो लोहिया जी के सामने अब दुविधा खत्म हो गया। नेहरू के साथ थे और नेहरू का समाजवाद की लक्ष्मण रेखा गांधीवाद थी। नेहरू बात में गर्म थे, काम में नरम थे और करते वही थे जो गांधी जी चाहते थे। तो नेहरू जी गरम गरम बात बोलते थे, इससे किसी को परेशानी नहीं होती थी। तो गांधी जी और नेहरू के बीच एक समाजवाद और गांधीवाद का जो सैद्धांतिक दिखाई देता था झगड़ा आभासीय, वह आभासीय झगड़ा खत्म हो गया। चूँकि नरेंद्र देव, नेहरू ये सभी ने मान लिया कि हम लोग के समाजवाद का लक्ष्य कांग्रेस को मजबूत करना है और जो शक्तियाँ, सामाजिक शक्तियाँ कांग्रेस में नहीं आ रही है, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, उनको हम लोग को कांग्रेस के अंदर ले आना है, कांग्रेस का कलेवर बढ़ाना है, कांग्रेस का आयाम बढ़ाना है, कांग्रेस को नया धार देना है। लेकिन हम लोग का लक्ष्य अलग किसान मजदूर राज सत्ता खड़ा करना नहीं है। हम लोग का लक्ष्य साम्राज्यवाद को विदा करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। तो इस बात से गांधी जी को कोई नाफरमानी नहीं थी। तो अब जो नेहरू बात था, जिसके तहत लोहिया काम कर रहे थे 47 तक, तो इस नेहरू बात का गांधीवाद से झगड़ा खत्म हो गया। तो 47 तक वे सब एक ग्रुप के अंदर आ गए। कहने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी काम करती रही, मगर व्यवहार में वह कांग्रेस का ही एक एक्सटेंशन ऑफिस बन के रह गया, एक विस्तार बन करके रह गया। दिक्कत फिर दूसरा बार 47 में तब आया जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो रहा था। तो और लोग तो पद के लालसा में चले गए, मगर लोहिया इस बात पर अटल रहे कि हम वैसे सभा में नहीं जाएंगे जहां हमको गाना पड़े गॉड सेव द किंग और यूनियन जैक को सलाम करना पड़े और इंग्लैंड के राजा या रानी के नाम पर शपथ लेना पड़े। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको इंग्लैंड के राजा या रानी के नाम पर शपथ लेना पड़ता था, यूनियन जैक को सलाम करना पड़ता था, किसी भी मीटिंग का प्रारंभ गॉड सेव द किंग के साथ होता था। तो यह लोहिया जी को कबूल नहीं था। इसलिए गांधी जी के जोर देने पर भी गांधी जी पक्षपात की भावना रखते थे, लोहिया जी के लिए प्रेम रखते थे, लोहिया जी को किसी भी जगह आगे बढ़ाना चाहते थे। ये सब के बावजूद लोहिया जी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं गए। फिर एक दिक्कत आ गया कि जब गांधी जी बंटवारे के समर्थन में आ गए 3 जून के बाद, जब माउंटबेटन ने समझा दिया गांधी जी को कि अगर बंटवारा नहीं मानेंगे तो विद्रोह हो जाएगा, नौसेना में विद्रोह है, सिपाही विद्रोह है, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही हैं, किसान आंदोलन है, इन शक्तियों, सामाजिक शक्तियों को कोई नेता नहीं मिल रहा है, अगर देर किया गया तो नेता आ जाएगा, अब देर करने का वक्त नहीं है। अगर रिवोल्यूशन से, उथल पुथल से, अराजकता से भारत को बचाना है और जैसा आप लोग जिस तरह का समाज चाहते हैं, राज सत्ता चाहते हैं, वह अगर तो यह तभी संभव है जब तुरंत बंटवारा हो और तुरंत आप बिना देर किए हुए सरकार अपने हाथ में ले लें। जब देर करेंगे तो उन लोग को मौका मिल जाएगा। और चीन को देखिए और दुनिया के देशों को देखिए, चारों तरफ उथल पुथल मचा हुआ है। और भारत के भी जो लोग कांग्रेस के स्थापना के मूल में रहे, वो सबको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। गांधी जी का उस दिन मौन व्रत था, अपने तरफ से कोई जवाब नहीं दिए, लेकिन माउंटबेटन की बात का इनको असर हुआ। मधु दंडवते जो अपना संस्मरण लिखे हैं यादों की जुगाली, उसमें वो बोले हैं कि किस तरह से 4 जून 47 से गांधी जी ने हम लोग को बंटवारा के पक्ष में लाना शुरू कर दिया। और प्रार्थना सभा में भी उन्होंने कहा कि बंटवारा भारत के फायदे में होगा। और अंत में 14 और 15 जून को उन्होंने 14 और 15 जून को गांधी जी ने खुद बंटवारे का प्रस्ताव कांग्रेस महासमिति के सामने, जब पंथ प्रस्ताव नहीं पास हो सका तो रखा, अपना व्यक्तित्व लगा के पास कराया। वहाँ भी पुरुषोत्तम दास टंडन, चौथीराम गिडवानी, गोपीनाथ बारडोलई और शिवनलाल सक्सेना, मोहनलाल गौतम, अब्दुल घनी और स्वामी सहजानंद, अलगू राय शास्त्री,
ऐसे लोगों ने बंटवारा का कांग्रेस महासमिति में विरोध किया। लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था, उनके इज्जत का सवाल था, तो वह पास हो गया। गांधी जी ने बहुत मार्मिक अपील किया, तो लोहिया जी उस समय गांधी जी के इच्छा अनुसार वोटिंग में भाग नहीं लिए। वोटिंग में भाग नहीं लेने के कारण गांधी जी को और सहूलियत हो गया। अगर ये लोग बंटवारे के विपक्ष में वोट देते तो गांधी जी की कठिनाई और बढ़ जाती। तो जब वोटिंग में भाग नहीं लिया तो गांधी जी को सहूलियत हो गई। तो इस तरह से गांधीवाद से, नेहरूवाद से जो विरोधाभास था, लोहिया जी बेदाग निकल गए और दोनों के प्रिय पात्र रहे। दिक्कत फिर आ गई जब नेहरू अधिकाधिक जयप्रकाश नारायण की तरफ झुकने लगे और गांधी जी लोहिया के तरफ झुकने लगे। नेहरू जी चाहे कि जयप्रकाश नारायण वर्किंग कमेटी में आ जाए और मिनिस्ट्री में भी आ जाए। लोहिया जी ने इसका सख्त विरोध किया। एक आदमी को एक ही पद दिया जा सकता है, और वहीं से फिर जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का आपसी मनमुटाव और वैचारिक झगड़ा शुरू हो गया। जब अशोक मेहता की थीसिस आई, पिछड़ी अर्थव्यवस्था की मजबूरियां, तो लोहिया जी ने आरोप लगाया यह जयप्रकाश के प्रेरणा से यह लेख लिखा गया है। और पिछड़ी अर्थव्यवस्था की मजबूरियां में था, जैसा उस समय के कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत था, नेशनल बुर्जुआ, नेशनल डेमोक्रेसी, नेशनल फ्रंट, नेशनल लीडर, नेशनल अलायंस, नेशनल बुर्जुआ के प्रतिनिधि, नेशनल लीडर का हम साथ देंगे। वह लाइन था कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था की यह मजबूरियां हैं कि हम लोग कांग्रेस के साथ जाएं। तो यह लोहिया जी को नागवार गुजरा। 47 के बाद लोहिया जी कंप्लीटली नेहरू से टूट गए और गांधी के साथ हो गए। इसी समय गांधी जी की हत्या कर दी गई। लोहिया जी को यह जबरदस्त राजनीतिक धक्का लगा। लेकिन लोहिया जी का थोड़े दिन तक तो लोहिया जी इस स्थिति में विडंबना के शिकार रहे और अपने बड़े भाई जयप्रकाश नारायण के तरफ ताकते रहे कि कोई लीड दे सके। लेकिन जयप्रकाश नारायण जूतम पैजार से परेशान थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के आपसी, और पंचमढ़ी में ये दोनों गुट का भारी झगड़ा हुआ। और जब पतन थनई पिल्लई की सरकार केरल में बनी, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के थे, और उन्होंने जनता पर गोली चलाया और लोहिया ने कहा कि उनको रिजाइन करना पड़ेगा, और इस पर फूट पड़ गई पार्टी में। और मधुलिमय का जब निष्कासन हुआ तो लोहिया जी मधुलिमय के पक्ष में खड़े हो गए। तो इसके बाद अब दोनों गुट का अलग हो जाना स्वाभाविक हो गया। तो इस परिस्थिति में दो पार्टियां बन गई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बड़ी पार्टी थी और सोशलिस्ट पार्टी छोटी पार्टी थी। इसमें बौद्धिक थे मधुलिमय, शहरी थे जॉर्ज फर्नांडिस, और जनाधार वाला नेता केवल एक था, राजनारायण। राजनारायण के मिलने से लोहिया जी को बल प्राप्त हुआ और इनको लगा कि पार्टी गठित हो जाएगी, कार्यकर्ता मिल जाएंगे, और यही हुआ, कार्यकर्ता मिल भी गए। तो लोहिया जी को अफसोस हुआ कि हम इतना देर से जो सोशलिस्ट पार्टी छोड़े, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये हम पहले ही छोड़ देते जब रामनंदन मिश्रा छोड़ रहे थे तो ज़्यादा अच्छा रहता, और हमसे वह चूक हो गया। उन्होंने इसका अफसोस भी किया। और फिर कालांतर में दोनों पार्टियां एक हो गई। जयप्रकाश नारायण जब सर्वोदय में चले गए तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी एक हो गई और नाम हुआ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। एस.एम. जोशी इसके अध्यक्ष थे। और फिर जब बिलगाव हुआ तो एस.एम. जोशी लोहिया के साथ हो गए। तो जो पहले छोटी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, अब वह बड़ी हो गई, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब पहले जो बड़ी थी पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, वह अब छोटी हो गई। उसमें कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, मधु दंडवते, बसामन सिंह, राम बेनीपुरी, ई ढंग के दिनकर, ए ढंग के लोग थे, गंगा शरण सिंह। तो अब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बड़ी हो गई। इसके बाद गैर कांग्रेसवाद का दौर आया। लोहिया जी ने मंत्र दिया कि सारे दल आपसी झगड़ा भुला करके कांग्रेस के मुखालफत करें। अलग अलग रहने पर 1 by 1 कांग्रेस सबको चिवा जाएगा। तो कांग्रेस के प्रहार से बचने का एक ही उपाय है कि सब मिलके पहले कांग्रेस को हटाएं। कांग्रेस राजनीति के रास्ते में सांप है फन काढ़े हुए, जब तक सांप नहीं हटेगा रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। तो कांग्रेस को हटाना पहला काम है।
लोहिया पुराने मार्क्सवादी रह चुके थे 39 तक, जैसा कि मैंने पहले कहा, और स्पष्टतः अभी तक वो मार्क्सवाद के खिलाफ नहीं उतरे थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी यह था कि ये वामपंथ के हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी से भी लोहिया का एक जुड़ाव बना हुआ था, आंतरिक एकता थी कम्युनिस्ट पार्टी से। और लोहिया जी जो अखंड भारत बोलते थे और सांस्कृतिक प्रतीकों का सहारा लेते थे कुछ भी कहने के लिए, राम का, कृष्ण का, शिव का, द्रौपदी का, पद्मिनी का, और रामायण मेला ये सब लगाते थे। यह चीज़ इनको आरएसएस के भी नज़दीक ले गया, और आरएसएस को लगा कि जिस सांस्कृतिक क्रांति की हम बात करते हैं, लोहिया जी इसको ज़्यादा मजबूती से रख रहे हैं। तो यह जो आंतरिक एकता उनका आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी से खड़ा हुआ, सप्त क्रांति जो उनकी थी उसके छोर दोनों तरफ जाते थे। अरावली पहाड़ जैसे उत्तर में दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दक्षिण में अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है, उसी ढंग से लोहिया जी के दो छोर, उनके व्यक्तित्व के दो आयाम, एक आरएसएस से जुड़ गया सांस्कृतिक, और एक पुराना जो सोशलिस्ट वाला मार्क्सवाद का वर्ग संघर्ष था वह कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया। तो उनके आयाम विभक्त, जब उनका व्यक्तित्व खंडित रूप में दोनों से जुड़ गया तो गैर कांग्रेसवाद की जमीन तैयार करना आसान हो गया। और इस परिस्थिति में कम्युनिस्ट से लेके भाजपा से ले, उस समय तो भाजपा नहीं था, जनसंघ थी पार्टी, वो सारों को एक करने में सफल हुए और कांग्रेस को भारी धक्का लगा 1967 के चुनाव में। तो लोहिया जी का एक काम गैर कांग्रेसवाद है, कांग्रेस को हटाने का, तो इसमें तो राजनीतिक तौर पर बिल्कुल सफल हो गए। इसका यह फायदा हुआ एक कि कांग्रेस की मोनोपोली टूट गई, लेकिन इसका नुकसान हुआ कि विचारधारा राजनीति से विस्थापित हो गई। विचारधारा राजनीति से विस्थापित जब हो गई तब तो केवल अवसरवाद बच गया, केवल कुर्सी में जाना रह गया, केवल भाई भतीजावाद रह गया। तो विचारधारा विस्थापित हो जाने के बाद भारतीय राजनीति में अवसरवाद को, दल बदल को मौका मिला। तो लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। लोहिया जी ने अब जमकर किताब लिखना शुरू किया। उनके किताब लिखने का एक था कि उनका अध्ययन बहुत विविध था, बहुत व्यापक था। तो व्यापक अध्ययन था, वे काफ़ी घूमे भी थे, काफ़ी पढ़े भी थे, और काफ़ी संगत भी उनका था, सोहबत भी था। इन सब चीज़ों के असर से अंदर का जो उनका एक सिद्धांतकार लोहिया, वो छटपटा रहा था अपने को अभिव्यक्ति देने के लिए। तो अभिव्यक्ति अब किस तरह से दे, तो उसका एक रास्ता एक किताब हुआ। तो उनकी कई किताबें आई और किताबों के माध्यम से उन्होंने अपने बात को रखा। जैसे उनका किताब एक है वर्ग और जाति। तो वर्ग और जाति यह पुराना सिद्धांत है मार्क्सवादियों का कि वर्ग की मोबिलिटी जब बंद होती है तो जाति का निर्माण होता है। इसको तो ज्यों कहते हैं ले लिए, जैसे श्रीनिवासी और दूसरे लोग बोल रहे थे। लेकिन दूसरी बात जो लोहिया उसमें अपना जोड़ा कि वर्ग बदलने से सामाजिक दर्जा नहीं बदलता है। इससे यह निष्पत्ति निकला कि जब सामाजिक दर्जा नहीं बदलेगा तो फिर वर्ग संघर्ष तो किसी काम का नहीं है। इस सिद्धांत का नतीजा हुआ कि किसान संगठन जो थे सोशलिस्ट पार्टी के, मजदूर संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन, वो सब कमजोर पड़ गए। उनकी वर्ग भावना जब खत्म हो गई तो फिर अब उनके अंदर जो वैचारिक दृढ़ता चाहिए था उसका अभाव हो गया। अभी दृढ़ता के अभाव होने से सोशलिस्ट पार्टी एक रिजर्व बन गया कि जहां से हर पार्टी को अपना मिलेगा कैडर। तो अब सोशलिस्ट पार्टी का ही दुर्भाग्य हो गया। विचारधारा के शून्य होने से गुरपत स्वामी, मुद्रिका सिंह, प्रोफेसर शेर सिंह, अशोक मेहता, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत, रामधन, कल्पनाथ राय, ए ढंग के नारायण दत्त तिवारी, ए ढंग के लोग सब कांग्रेस में चले गए। तो यह इसलिए हुआ कि विचारधारा का जो आधार था मजबूत, क्लास स्ट्रगल समाजवाद का, वह जब विलोपित हो गया तो फिर कहीं आना जाना आसान हो गया। दूसरी किताब लोहिया की है धरती माता भारत माता।
धरती माता भारत माता में लोहिया जी ने प्रतिपादित किया कि भारत की सीमा केवल हिमालय तक नहीं है, मैकमोहन रेखा तक नहीं है, यह सिर्फ काराकोरम या हिमालय तक न होके यह तिब्बत का जो पठार है ब्रह्मपुत्रा के उस पार रीज लाइन वहां तक होना चाहिए। इसका मतलब कि आधा तिब्बत भारत में होना चाहिए। तो उनके कहने का तात्पर्य था कि तिब्बत को बांट लिया जाए, आधा चीन ले ले, आधा भारत ले ले। यह स्थिति तो बड़ी विचित्र थी। अब ऐसा नहीं रहा कि पटना का राज मद्रास पर हमेशा रहा हो। अशोक महान भी कावेरी से आगे नहीं बढ़ा, अकबर भी नर्मदा से आगे, खानदेश से, अहमदनगर से आगे बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा। तो उत्तर भारत के राजा दक्षिण भारत पर राज किए, यह कभी कभी हुआ, वो भी करद राज के रूप में। डायरेक्ट राज कभी नहीं उत्तर भारत का दक्षिण भारत पर रहा। और राजेंद्र चोल पटना विजय किया तो उसका भी डायरेक्ट शासन उत्तर भारत पर कभी नहीं रहा। और खारवेल जब पटना विजय किया तो उसका भी शासन बिहार पर डायरेक्ट कभी नहीं रहा, विजय करके लौट गए। अब इसका मतलब तो न होगा कि उड़ीसा, मद्रास और बिहार अलग अलग प्रदेश हैं। तो उसी ढंग से मंगोलिया, तिब्बत, मंचूरिया और चीन प्रदेश, हान प्रदेश, ये सब जो चीन के थे, मंगोल का राजा जब उठा चंगेज खान तो पूरे चीन को अपने अधीन कर लिया। तिब्बत का राजा 7वीं 8वीं शताब्दी में जब मजबूत हुआ तो पूरा चीन को अपने अधीन कर लिया। चीन का तांग वंश जब ताकतवर हुआ, मंचू वंश, तो सिकियांग तक पहुंच गया। तो कुल मिलाकर के चीन की यूनिटी उसी तरह से एक बनी रही जैसे भारत का पंजाब, आसाम और मद्रास एक बना रहा। इसके बावजूद कि अंग बंग, कलीन, कौशल, मगध, लिच्छवी कई राजसत्ता के केंद्र थे। ऐसा नहीं कि भारत में एक ही राजसत्ता का केंद्र कभी रहा हो। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा थे। जैसे जबलपुर में कलचुरी थे, मालवा में राजा भोज थे, उधर खजुराहो तरफ चंदेल थे। लेकिन इसके बावजूद भारत की अखंडता में कोई फर्क नहीं पड़ता था, राजा चाहे कितना कई हो। यह मामला चीन का था। तो अब सीधे सीधे तिब्बत को गड़प लेना, तो अब यह तो एक बड़ी विचित्र बात थी। इसका दूसरा निष्कर्ष निकलता था कि भारत को चीन से उलझना चाहिए, लड़ना चाहिए और दुनिया की शक्तियाँ भारत को साथ देगी। लेकिन जब एक्चुअल लड़ाई हुआ तो दुनिया का कोई देश भारत के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। नेपाल और बर्मा और लंका और जापान भी न खड़े हुए, बौद्ध कंट्री, थाईलैंड और कंबोडिया भी नहीं खड़े हुए, और कम्युनिस्ट कंट्री भी नहीं खड़े हुए, न्यूट्रल हो गए। अमेरिका भी देश झाड़ लिया, पूरा यूरोप किनारा कर लिया। थर्ड वर्ल्ड जिसके नेहरू लीडर थे वो भी किनारे हो गया। एक भी देश दुनिया का भारत के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। तो अब लोहिया के उस किताब के अनुसार तो उसके जो परिणाम हुए सो बड़े भयंकर हुए। एक लॉबी थी जो भारत चीन को लड़ाई में चाहती थी कि लगे। उस लॉबी का काम तो पूरा हो गया, लेकिन भारत के जनता का मकसद तो पूरा न हुआ। चीन से पराजित होकर अपमान और बेइज्जती झेलना पड़ा। थर्ड वर्ल्ड का जो भारत लीडर था, लीडरशिप से खिसका दिया गया। इसकी मान इज्जत वह नहीं रह गई और यहाँ के इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर हुआ। लोहिया की एक और किताब है अर्थशास्त्र मार्क्स से आगे। उन्होंने बहुत सुंदर से चीज़ों को रखा। अंतिम जजमेंट देने की जहाँ बात आई मार्क्स से आगे क्या होना चाहिए, वहीं पर पता नहीं किस कारण से लोहिया जी उस निष्कर्ष को, उपसंहार को, कंक्लूजन को, फाइंडिंग को नहीं लिख पाए। वह किताब अधूरा रह गया। वो मार्क्स से आगे कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं पाए। किन परिस्थितियों में नहीं कह पाए, अब यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन वह किताब जिस मकसद से लिखा जा रहा था वह मकसद ही निष्प्राण हो गया। लोहिया जी की और किताब है विभाजन के गुनहगार। उसमें लोहिया जी ने लिखा है कि बंटवारे के दोषी पटेल और नेहरू। लेकिन जो रिकॉर्ड कह रहे हैं, बंटवारे का प्रस्ताव कांग्रेस महासमिति में न पटेल ने रखा न नेहरू ने रखा। अंत प्रस्ताव के पराजित हो जाने के बाद इसे सीधे सीधे स्वयं गांधी ने रखा। तो गांधी को बचा ले जाते हैं, क्यों ऐसा किए? ये सत्य छिपाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, दूसरी जब वो लेख लिख रहे थे गांधी जी का दोष, उसमें यह बात आ गया कि गांधी जी नेहरू को चुने सो गलत था, सुभाष को चुनना चाहिए था। और उसमें इशारा में
लोहिया जी ने लिखा कि गांधी जी भी बंटवारा के उतने ही दोषी हैं। और सुभाष चंद्र बोस की भी गलती है कि उन्होंने गांधी जी से समझौता करने का कोई प्रयास नहीं किया। तो विभाजन के गुनहगार में जो बात छूट गई थी, गांधी जी के दोष में वह बात आ गई। तो लोहिया जी जितनी भी किताबें लिखे हैं तो वह सब किताब राजनीतिक मतलब से आए, लेकिन राजनीतिक मतलब से आने के बावजूद उन किताबों का महत्व है कि भारत के सामाजिक यथार्थ का उसमें चित्रण है। किसी दूसरे राजनीतिज्ञ ने रेड्डी और कम्मा के झगड़े का, लिंगायत और बोकलिंगा के झगड़े का, एजवाहा और नायर के झगड़े का, और कुर्मी अहीर और राजपूत ब्राह्मण के झगड़े का, भारत का जो सामाजिक यथार्थ था, इसके माध्यम से राजनीति को अभिव्यक्त करना, यह उत्तर भारत के नेता में पहला पहल लोहिया जी ने किया। तो उनकी इन किताबों को पढ़ने से भारत के सामाजिक भौतिक यथार्थ का पता चलता है। दक्षिण भारत में जात के आधार पर राजनीति चल रही थी पहले 1920 ईस्वी से, क्योंकि वहाँ की वर्ग संघर्ष कमजोर था। तो वहाँ पर नारायण गुरु या पद्मनाभ नायर या जस्टिस पार्टी के नेता टी प्रकाशम या सीपी रामास्वामी नईकर, ये ढंग के जो नेता थे वहाँ जात की राजनीति चला रहे थे। तो वहाँ राजनीति इसलिए चल रही थी कि वहाँ पर क्लास स्ट्रगल उतना मजबूत नहीं था। उत्तरी मद्रास में, जिसको आज आंध्र कहते हैं, यह नहीं चला, लेकिन दक्षिणी मद्रास वैकुम था। तो वहाँ सीपी रामास्वामी नैयर का आंदोलन खड़ा हो गया। जहाँ वैकुम था वहाँ जाति के कार्ड खेलने वाले लोगों की चल गई। लेकिन उत्तर भारत में यह दाल नहीं गल सका किसी का। इसका कारण था गद्दर पार्टी, जिसका यह 100वां वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं इस साल। वो गद्दर पार्टी के नेता बाबा पृथ्वी सिंह, बाबा सोहन सिंह बखना, सोहन सिंह जोश, विशाखा सिंह, ये सब जो लोग थे, ये सब कृति दल के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किए और अखिल भारतीय किसान सभा को ज्वाइन किए। और किसान सभा को ज्वाइन करने से तो किसान आंदोलन तेज हो गए पंजाब के। तो किसान आंदोलन जब तेज हो गए पंजाब के, तो उसमें तो जाति की बात की ही नहीं जा सकती थी, क्लास की बात थी। इसी ढंग से बिहार में, पूर्वी यूपी में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहे थे। और जो दक्षिणपंथी नेता थे, मोहनलाल गौतम या पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी किसान आंदोलन के साथ थे। तो कुल मिलाकर के, और खुद उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का पूरा दबदबा था। तो इस दबदबा के रहते हुए, और बंगाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था, काजी नजरुल इस्लाम थे और मुजफ्फर अहमद थे, बंकिम मुखर्जी थे, एम.ए. रसूल थे। बिहार का भी यही हाल था। राहुल संकृतान ऐसा दिग्गज विद्वान किसान आंदोलन में थे। जदुनंद शर्मा ऐसा ड्राई ऑनेस्ट आदमी किसान आंदोलन में थे। कारजानंद शर्मा ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता किसान आंदोलन में थे। तो इन सब चीज़ों के रहते उत्तर भारत में जाति का कार्ड नहीं खेला जा सकता था। लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी ने और सोशलिस्ट पार्टी ने वर्ग संघर्ष को छोड़ दिया और कम्युनिस्ट पार्टी नेहरू के साथ हो गया उसका बड़ा हिस्सा, तो इसके बाद यह मौका मिला, तब जाति कार्ड उत्तर भारत में भी खेलने की बात आई। संयोग ऐसा हुआ, कांग्रेस ने हरिजनों को आरक्षण दिया था। तो मुसलमान समझते थे कि कांग्रेस, हरिजन समझते थे कि कांग्रेस उनकी पार्टी है, आरक्षण दिया है। और जगजीवन राम और भोला शास्त्री, ये सब हरिजन के जो नेता थे, सब बड़े नेता कांग्रेस में थे। और हिंदू महासभा के डर से मुस्लिम समाज भी कांग्रेस को अपना रहनुमा, अपना रक्षक समझता था। तो मुसलमान भी कांग्रेस को अपना पार्टी समझते थे। और ब्राह्मण का बड़ा हिस्सा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी में था। तो ब्राह्मण ही लेफ्ट मूवमेंट के कर्णधार, सूत्रधार थे। ज़्यादा नेता आप कम्युनिस्ट पार्टी के देखेंगे तो ब्राह्मण पाएंगे। सोशलिस्ट पार्टी के भी ज़्यादा नेता ब्राह्मण थे। तो इस परिस्थिति में एक कांग्रेस के अंदर, नेहरू खुद अपने को समाजवादी कहते थे, तो कांग्रेस के अंदर एक मुसलमान का, हरिजन का, ब्राह्मण का ऐसा लगा लोगों को यह गठजोड़ है।
और इसे पराजित करने के लिए मध्यवर्ती जातियों का साथ लेना जरूरी है। और बिहार में त्रिवेणी संघ खड़ा था आरएल चंदापुरी का, अहिर कोरी कुर्मी। उत्तर प्रदेश में अजगर खड़ा था, अहिर जाट गुजर राजपूत, लड़ाकू जातियां एक हो जाओ। तो ये ढंग से नीचे छोटे आधार पर ये खड़े थे। अब लोहिया ने इनको आशीर्वाद दे दिया। अब लोहिया ऐसे सिद्धांतकार के आशीर्वाद देने से जो छोटे स्तर पर बात थी आरएल चंदापुरी या त्रिवेणी संघ के समय, अब वो राजनीति का एक मुख्य एजेंडा हो गया, मुद्दा हो गया। तो जाति कार्ड अब उत्तर भारत में भी खेलने की परिस्थिति आ गई और इसका लाभ जो अपने को सोशलिस्ट कहते थे उन पार्टियों को मिला। और देखते हैं कि रामविलास पासवान और लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामसेवक यादव, ई ढंग के नेता उत्तर भारत में खड़े हुए, कर्पूरी ठाकुर, ई ढंग का नेतृत्व आया उत्तर भारत में। तो लोहिया जी ऐसा पढ़ा लिखा और परखर और ईमानदार निस्वार्थ व्यक्ति और शॉर्टकट के चक्कर में कैसे जाति कार्ड में पड़ा, वे कौन सी परिस्थितियां थी कि निराश होकर के उनको जाति कार्ड का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इसका भारतीय राजनीति में प्रभाव बड़ा माने भयानक पड़ा। सिद्धांत पहले ही से विदा हो गए थे गैर कांग्रेसवाद में, अब जाति कार्ड आने से और भी विदा हो गया। तो कौन दिन कोई भाजपाई है, किस दिन वो कांग्रेसी है, किस दिन सोशलिस्ट है, ये हर व्यक्ति का एक दूसरे पार्टी में आना जाना अब आसान हो गया और सिद्धांत बिल्कुल बहिष्कृत हो गया और केवल अवसरवाद, सरकार बनाना, जोड़तोड़ करना, यही काम रह गया। जैसे मोहर सिंह, माधव सिंह, फूलन देवी, मुस्तकीम डाकू के गिरोह थे, उसी ढंग से अब पार्टियां गिरोह में बदल गई। और जैसे उनके डाकुओं के गिरोह टूटते थे, जुटते थे, बिछुड़ते थे, मिलते थे, एक होते थे, तहसीलदार सिंह के, लखन के, रूपा के, मान सिंह के, सुल्ताना के, उसी ढंग से गिरोह कभी बिछुड़ते हैं, कभी मिलते हैं, कभी टूटते हैं, कभी अलग होते हैं। तो उससे क्या हुआ कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अराजकता और वर्क कल्चर सब गायब हो गया और भ्रष्टाचार, घूसखोरी बढ़ गया। तो यह राजनीति को बड़ा धक्का लगा। लेकिन इस सब के बावजूद लोहिया जी याद किए जाएंगे कि लोहिया जी नेहरू से जब भिड़ गए तो भिड़ गए, रिलेंटलेस फाइट किए, बिना रुके हुए, दूसरों की तरह दुविधाग्रस्त नहीं रहे। दूसरा कि लोहिया जी नेहरू के भोड़ी निंदा कभी पसंद नहीं किए। जब मौलाना आजाद अपने किताब में लिख दिए कि नेहरू का संबंध माउंटबेटन के बीबी से था, तो लोहिया जी बरस गए, कहे कि एक विधुर आदमी थोड़ा सा किसी महिला के आगोश में सकून पा लिया तो इसको सार्वजनिक तौर पर उजागर करने की क्या जरूरत है। एक विधुर आदमी जिसका जीवन शून्यता और रिक्तता में, एकांगिता में गुजर रहा था, थोड़ा सा शांति किसी महिला के आगोश में उसे प्राप्त हो गई, तो इसको सार्वजनिक तौर पर क्यों उजागर किया गया। और मौलाना आजाद के डट के विरोध किए। एक दूसरे साथी ने जब नेहरू का निंदा किया लोहिया जी के सामने, तो लोहिया जी तुरंत उखड़ गए। यह मत भूलो कि नेहरू हमारा 47 तक नेता रहा है, हम नेहरू को सुधारना चाहते हैं। तो लोहिया जी जब नेहरू के निंदा भी कर रहे थे, लोहिया के नेहरू के खिलाफ भी थे, तो कमर के नीचे चोट नहीं कर रहे थे। नेहरू से उनका झगड़ा था, वो झगड़ा था कि भारत ऐसे मुल्क में बड़े उद्योग नहीं लगाए जाए, यहाँ मंझोले उद्योग चाहिए। नेहरू रूस 1927 गया था, प्रभावित होकर आया था, और बड़े उद्योग कई छोटे उद्योग के तुलना में सस्ते पड़ते थे। तो रूस के मॉडल से नेहरू प्रभावित थे और इकोनॉमी के लिहाज से भी बड़ा उद्योग सस्ता पड़ता है कई छोटे छोटे उद्योग के तुलना में। यह सब सोच करके बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के आधार पर नेहरू जी बड़े उद्योग लगा रहे थे। लोहिया जी जर्मनी रहे थे और जर्मन में मध्यम उद्योग थे, और रोजा लग्जमबर्ग भी मध्यम उद्योग की प्रशंसक थी। और जिस समाज से लोहिया जी आते थे, मारवाड़ी, उनके पास इतना पैसा नहीं था उस समय, आज तो हो गया है। उस समय भिलाई या बोकारो ऐसा कारखाना खड़ा करना मारवाड़ियों के बस के बाहर था। भाखड़ा नंगल ऐसा बांध बनाना भी बस के बाहर था।
तो उनका जो क्लास ओरिजिन था, वर्ग मूल था, उसके हिसाब से भी यही बात ठीक बैठती थी कि मध्यम उद्योग लगे, जो पूंजी यहाँ है उसके मदद से हो जाए, बाहर के पूंजी की जरूरत ना हो, बाहर के टेक्निक लिया जाए, पूंजी की जरूरत ना हो। तो अपने क्लास ओरिजिन के लिहाज से सोच रहे थे लोहिया जी, और जहाँ से जर्मनी से आए थे उस परंपरा के लिहाज से सोच रहे थे, और नेहरू लेनिन मॉडल से सोच रहे थे। तो यह विरोधाभास दोनों के अंदर था, लेकिन मूलभूत यह विरोधाभास नहीं था, क्योंकि जमनालाल बजाज कांग्रेस के भी सपोर्टर थे और जमनालाल बजाज लोहिया के भी जबरदस्त सपोर्टर थे। लोहिया को तो अपना दामाद भी वो बनाना चाहते थे, और चार मीनार के मालिक बद्री विशाल पीती लोहिया जी का राजनीतिक खर्च उठाते थे। और इनके साथ जो लोग थे, मोहन मिकिन्स राजनारायण से जुड़े हुए थे, इस ढंग से उद्योगपति भी लोहिया जी के साथ थे। लेकिन जो बड़े उद्योगपति भारत के थे वो देखते थे कितना बड़ा बड़ा काम सरकार कर दे और सरकारी खर्चे से हो जाए बड़ा काम, तो लाभ वाला काम हम करें। उदाहरण के लिए बिरला चाहता था कि हंद डैम नेहरू बना दे, तब हिंडाल्को हम बनाएं तो हमको फायदा होगा। रोड बिजली सब नेहरू निकाल देगा तो हमको तो केवल लाभ है। ऐसे हम रोड बनाने लगेंगे, बिजली निकालने लगेंगे तो हमारी पूंजी उसमें लग जाएगी, हम कुछ न कर पाएंगे। टाटा भी यही सोचता था, नेहरू बोकारो कारखाना इस्पात कारखाना बना दे तो उस इस्पात से हम फिनिश्ड गुड बनाएंगे। तो नफा वाला काम सेठ करे, घाटा वाला काम सरकार करे, यह यहाँ के बड़े सेठों को अच्छा लगता था। और नेहरू इसी को प्रचार करते थे कि समाजवाद है। तो नेहरू का यह समाजवाद नहीं था, यह राजकीय पूंजीवाद था। लेकिन इस राजकीय पूंजीवाद को जनता के सामने इस तरह से रखते थे कि देखो मैंने बड़े सेठों को नहीं बनाने दिया। बड़ा सेठ को उतना पूंजी नहीं था कि बोकारो भिलाई बनाता, और बड़ा सेठ तो खुद ही चाहता था कि कांग्रेस बनाए, इसीलिए नेहरू को प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था। हाँ, नफा वाला काम बड़ा सेठ करना चाहता था, घाटा वाला जनता के पैसे से सरकार के मत थे। तो दोनों के अंतर वस्तु में सेठ थे। नेहरू के साथ बड़े सेठ थे, लोहिया के साथ मंझोले थे। तो दोनों का जो आर्थिक पृष्ठाधार था यह उनके बीच टकराव का कारण हुआ। फिर दोनों का जो विश्व दृष्टिकोण था वह टकराव का कारण हुआ। लोहिया जी चाहते थे कि पश्चिम के साथ भारत रहे, नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। नेहरू चाहते थे कि नॉन अलाइंड के नाम पर हम डबल अलाइंड रहे। दुनिया की जितनी महाशक्तियां हैं, ये कॉल गर्ल जैसे किसी के साथ भी सोती है, किसी एक की रखेल होके नहीं रहती है, उसी ढंग से नेहरू चाहते थे कि हम जगुआर इंग्लैंड से लें, माइरेज फ्रांस से लें, लाइटनिंग इंग्लैंड से लें, और सुपर 104 अमेरिका से लें, मीग रूस से लें, किसी एक महाशक्ति के रखेल बन के न रहे। कॉल गर्ल ऐसा हमको इतनी आज़ादी हो कि हम जिसके साथ रात गुजारना चाहें, जिसको बेडरूम पार्टनर बनाना चाहें, ये हमारी मर्जी से होगा। लोहिया जी ऐसा नहीं चाहते थे। लोहिया जी का था कि हम पश्चिमी ब्लॉक के साथ रहें जो डेमोक्रेसी के साथ है। और नेहरू तो डबल अलाइन के नाम पर रूस में जो तानाशाही है, अधिनायकवाद है, उसका माने तरफदारी कहीं कहीं करेंगे तो यह अच्छा नहीं। एक खुला लाइन, स्पष्ट लाइन हम लोग को लेना चाहिए। तो वैदेशिक मामले में दोनों का था। नेहरू अवसरवाद की राजनीति कर रहे थे, उनका अवसरवाद या यहाँ से के सेठों की जरूरत वही थी। यहाँ के सेठ भी ऐसा ही चाहते थे, और अमेरिका भारत को बिल्टअप करने को जरा भी तैयार नहीं था। भारत जो भी अमेरिका से मांगा, इस्पात कारखाना मांगा तो नहीं दिया, संचार प्रणाली मांगा नहीं दिया, सुपर कंप्यूटर मांगा नहीं दिया, लेकिन इसको जर्मनी राउरकेला इस्पात कारखाना दे दिया, इंग्लैंड दुर्गापुर इस्पात कारखाना दे दिया, रूस भिलाई इस्पात कारखाना दे दिया। तो यहाँ के बड़े सेठों के भी जरूरत यही था कि किसी एक के हम रखेल बन के न रहे। महाशक्ति, सभी महाशक्तियों के इक्वेशन पर, समीकरण पर हम टिके। तो इस तरह से लोहिया और नेहरू के अंदर जो झगड़ा था वह झगड़ा दक्षिण पंथ का आपसी झगड़ा था। दक्षिण पंथ का चालाक हिस्सा जो था वह नेहरू के साथ था, और जो खुलम खुला दक्षिण पंथी अमेरिकन ब्लॉक में रहना चाहते थे वो लोहिया, कृपलानी, जयप्रकाश नारायण के साथ थे। तो इस ढंग से राजनीति चलती रही।
लोहिया जी का जो देन है सबसे बड़ा, वह राजनीति में नहीं, वह देन राजनीति के बाहर है। यह बाहर है सांस्कृतिक पृष्ठाधार, जो मैंने बात शुरू करने के पहले ही कहा। लोहिया जी ने राजनीति में जितना शिव का, राम का, कृष्ण का, इन प्रतीकों का जो उपयोग किया किसी दूसरे ने नहीं किया। हालांकि उनकी अपनी चीज नहीं थी, विवेकानंद के साहित्य में हूबहू वो मौजूद है जिसको लोहिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरे लोग जहाँ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, नास्तिक बन रहे थे, ज़्यादा क्रांतिकारी बन रहे थे और रामायण ये सब पढ़ना दकियानुसी समझते थे, तो लोहिया डट करके राष्ट्रवाद के पक्ष में, संस्कृति के पक्ष में डट करके खड़े हुए और लोहिया इस मोर्चे पर नहीं दबे। मेरे कहने का मतलब क्या है, भारतीय शास्त्र परंपरा में काल को हम लोग मानते हैं कि गोला है, इसका न शुरू है न अंत है। यह गोला है, न प्रारंभ है न अंत है। कई सनवस्तर हैं, कई मनु हैं, कई भारद्वाज हैं, कई व्यास हैं, कई लोक हैं, कई ब्रह्मा हैं, कई विष्णु हैं, और सब कुछ सापेक्ष है। समय भी सापेक्ष है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। लेंथ, टाइम, मास तीनों सापेक्ष हैं। तो भारतीय परंपरा यह मानती थी। इसीलिए हम पाते हैं कि परशुराम सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं, द्वापर में भी हैं। भारद्वाज सतयुग में भी हैं, दिवोदास के पुरोहित, त्रेता में भी हैं राम के साथ यहाँ इलाहाबाद, और द्वापर में भी उनका बेटा द्रोणाचार्य दुर्योधन का सेनापति। तो भारतीय परंपरा में काल चिंतन में विरत माना गया है, और विरत में न कोई शुरू है न कोई अंत है। कई राम हुए हैं, जासुवंश से उपजई नाना, अगणित ब्रह्मा विष्णु भगवाना। करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों शिव हैं। हर लोक के शिव अलग हैं, हर लोक के विष्णु अलग हैं, हर लोक के ब्रह्मा अलग हैं। और जस्य अंशे च नहीं ब्रह्मा महेश्वरा अपी जाता महाविष्णु, जस दिव गुना च सैव काज कारणो परः परम पुरुषो रामो दासरथी बभुवा। इस सब के ऊपर ईश्वर है, ये सब कार्य है, इनके उत्पन्न करने वाले कारण महाविष्णु हैं, और कार्य और कारण से जो परे हैं वो परमेश्वर है। राघवस्य गुणोदीपो महाविष्णु स्वरूप मान वासुदेव घनीभूतो तनु तेजो महाशिव। तो यह चिंतन है भारतीय परंपरा का, काल चिंतन। बौद्ध परंपरा ऐसा नहीं है। बौद्ध परंपरा के अंदर है प्रतीत समुतवाद। इसको व्यवहार में हम क्षणिकवाद कहेंगे। क्षणिकवाद का क्या मतलब है? नदी में कोई पानी बह रहा है तो हमको लग रहा है कि अनवरत है, निरंतर है, कंटिन्यूअस है, मगर कंटिन्यूअस वह नहीं होता है। जिस बूंद को हम देख रहे हैं दूसरे ही क्षण वो बूंद तो समुद्र तरफ गया, कहाँ से कहाँ चला गया, और दूसरा बूंद उस गैप को भर दिया। तो हमेशा कोई ना कोई एक बूंद आके गैप को भर देता है और देखने में प्रतीत होता है कि कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी है मगर वही बूंद वहाँ मौजूद नहीं है। तो मृत्यु व जीवन के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं है, जीवन अनवरत है। तो यह जो हम लोग का साइंस का लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, अनस्वरता का सिद्धांत, ऊर्जा के अनस्वरता का सिद्धांत। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, रूप बदल लेता है तो बड़ा उसके नजदीक हो जाता है। तो बौद्ध सिद्धांत में भी एक वैज्ञानिकता है, और उसके जवाब में मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है सो है कि समय सरल रैखिक है। आदिम समाज जो था वह दास व्यवस्था में आया, और दास व्यवस्था सामंत व्यवस्था में आया, और सामंत व्यवस्था पूंजीवाद में आया, और पूंजीवाद के आगे अब समाजवाद है, समाजवाद के मार्क्सवाद है। तो मार्क्सवाद में काल चिंतन सरल रैखिक है। लोहिया ने इसका विरोध किया। लोहिया ने कहा कि नहीं, सरल रैखिक नहीं होता है। लोहिया भारतीय शास्त्र को भी इनकार किए जो गोल मानता है, बौद्ध चिंतन को भी इनकार किए जो क्षणवाद मानता है, और मार्क्स को भी इनकार किए जो सरल रैखिक कहता है। लोहिया कहते हैं कि इतिहास चक्र है, ये आड़ा तिरछा है, यह न सरल रैखिक है न गोल है, उत्थान और पतन है, ज्वार और भाटा। तो यह एक बड़ा रोचक विश्लेषण है। तो संस्कृति के मामला में जो लोहिया का योगदान है, हालांकि ज़्यादा गहराई से जाने पर लोहिया के चिंतन का पहले आपको स्पष्ट हो जाएगा। उत्थान पतन सरकारों का होता है, उत्थान पतन साम्राज्यों का होता है। गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, शुंग साम्राज्य, कण्व साम्राज्य,
लेकिन समाज जो बढ़ता है विज्ञान के मदद से तो वह धीरे धीरे तो आगे ही बढ़ते जाता है, समाज पीछे नहीं हटता है। ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी समाज सामंती हो जाएगा या सामंती समाज कबायली हो जाएगा, यह हो ही नहीं सकता है। कबायली हो जाएगा तो जी नहीं सकता है। कबायली समाज जब आबादी कम था, जंगल ज़्यादा था, तो जंगल आधारित जीवन जी लेता था। अब आज वो हो ही नहीं सकता है कि इतिहास पीछे लौटे। तो उत्थान और पतन वाली जो बात है यह राज्य सरकारों के बारे में है, समाज के विकास के बारे में नहीं। तो लोहिया का खूबी है कि उन्होंने हिम्मत किया। मार्क्स से लड़ जाना कोई आसान बात न है। मार्क्स के सिद्धांत अभी भी अकाट्य है। डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म किसी ने नहीं काटा है। खुद लोहिया राणा प्रताप के विश्लेषण कर रहे हैं तो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के आधार पर। जिस तरह से राणा प्रताप की डायलेक्टिकल व्याख्या मार्क्स के आधार पर लोहिया जी ने किया, उस तरह से उन्होंने उर्वशी, द्रौपदी और पद्मिनी की व्याख्या नहीं की। वे जब उर्वशी के बारे में, द्रौपदी के बारे में, पद्मिनी के बारे में बात कर रहे थे तो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। आदिम समाज जो भारत का था वो मातृ प्रधान था। दिति के नाम पर दैत्य, अदिति के नाम पर आदित्य, कृतिका के नाम पर कार्तिकेय, माँ के नाम पर सारे गोत्र थे, अंजनी के नाम पर आंजनेय। अब बाद का जब समाज हुआ, जब खेती और युद्ध निकल गया, पुरुष प्रधान हो गया, तो नारी पराजित हुई मगर अपनी शर्त पर। तो वह समाज जब खेतीहर होने लगा, जैसे जैसे वैसे वैसे नारी पराजित होती गई और पितृसत्तात्मक समाज खड़ा होता गया। तो उर्वशी के शर्त पर पुरुरवा झुकता है, पुरुरवा के शर्त पर उर्वशी नहीं झुकती है। तो मातृ प्रधान समाज का वह अवशेष था। इसी ढंग से गंगा के सामने शांतनु झुकता है, तो गंगा अपनी शर्त पर शांतनु का आत्मसमर्पण करती है। तो कबीलाई समाज में, या वह समाज जो खेतीहर नहीं था, थोड़ा बहुत खेती था, वो गाय चरवाई था, उस समाज में नारी की अवस्था उतनी खराब नहीं थी। लेकिन जब सामंती समाज खड़ा होने लगा, खेतीहर समाज खड़ा हो गया, तब नारी तो फिर दाव पर लगाने की चीज हो गई, द्रौपदी दाव पर लगा दी गई। तो उर्वशी और द्रौपदी से यही पता लगता है कि समाज का विकास आदिम साम्यवाद से शुरू होकर के दास व्यवस्था, सामंत व्यवस्था, पूंजीवाद व्यवस्था और फिर लास्ट में समाजवाद तक पहुंचेगा। तो समाजवाद पर जो पहुंचने का दिशा है सो तो वही है, सरल रैखिक है। तो लोहिया इस चीज का व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से नहीं कर पाए, लेकिन लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेला जो लगाया और भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम दिखाया और भारत पाकिस्तान के महासंघ बनाने की बात कही, तो समाजवादियों में ऐसा प्रखर राष्ट्रवादी कोई दूसरा नहीं था। तो उनके इस योगदान को हमें भुलाना नहीं चाहिए। और लोहिया तेजस्वी थे, प्रखर थे, ईमानदार थे, तार्किक थे, खूबियाँ थी, लेकिन अपने प्रतिभा को पॉजिटिव दिशा में ले जाते सुभाष चंद्र बोस ऐसा, भले शहीद होना पड़ता तो और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ जाते। नमस्कार।